के शो में कवायद के बरखिलाफ मुबैना तौर पर मनपसंद कंपनी को LNG टर्मिनल का 15 साला ठेका बेनकाब। LNG टर्मिनल्स का मुतनाज़ा ठेका शाहिद हकान अब्बासी के खिलाफ नैब इंक्वायरी। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कौमी खजाने को मुबैना तौर पर अरबों रुपए का नुकसान। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। इंतहाई अहम डील, इंतहाई अहम मामला जो बेनकाब आज करेंगे प्रोग्राम में। नैब की एक इंक्वायरी कल अप्रूव हुई एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में, जिस इंक्वायरी के अंदर LNG डील का तस्करा हुआ। पाकिस्तान को दरपेश तवानाई का बहरान, एनर्जी के मसाइल से मुंसलिक एक अहम तरीन डील जिसके जरिए एक कंपनी को 15 साल ठेका दिया गया, जिस पर मुबैना तौर पर कहा गया कि तकरीबन $2 अरब का नुकसान उस डील से हुआ। ये इंपॉर्टेंट तरीन जो कॉन्ट्रैक्ट था, इसमें कतर की इन्वॉल्वमेंट, इसमें पाकिस्तान स्टेट ऑयल या मुबैना तौर पर जो मुलव्वस इसमें अफराद थे उनका चर्चा हुआ, उनके बारे में बात हुई, लेकिन ये फिर केस बंद हो गया। क्या दब गया फाइलों में या क्या हुआ? ये एक अपने अंदर एक पूरा मामला है जिसको आज उसके हक़ाइक़ भी आपके सामने बेनकाब जरूर करेंगे। लेकिन इस डील से मुंसलिक एक अहम इंक्वायरी रिपोर्ट पहले आपके सामने रखते हैं, जिस इंक्वायरी रिपोर्ट को यानी ये नैब कराची ने मुरत्तब किया और ये 29/7 यानी 29 जुलाई 2015 को नैब कराची की तरफ से इंक्वायरी जब अप्रूव हुई, ऑथराइज हुई, उसके बाद एक इंक्वायरी रिपोर्ट मुरत्तब की गई। एक इंक्वायरी रिपोर्ट मुरत्तब की गई LNG स्कैंडल के हवाले से, और इस इंक्वायरी रिपोर्ट में जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकेंगे, इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर 4 या 5 अहम लोगों को अक्यूज ठहराया गया या कहा गया जी कि जिनके प्राइमा फेसाए अपैरेंटली वो इन्वॉल्व हैं इनके अंदर। और इसमें अहम तरीन जो नाम था वो जनाब उस वक्त के वजीर पेट्रोलियम शाहिद हकान अब्बासी साहब, जो कि साबिक वजीर आजम पाकिस्तान शाहिद हकान अब्बासी साहब का शामिल भी था। इसके अलावा इसमें XMD SSGC नेशनल जो और रिसोर्सेज और पेट्रोलियम के एक्स सेक्रेटरी का नाम शामिल था। इसमें पाकिस्तान स्टेट ऑयल के MD का नाम शामिल, और इसके अलावा दीगर अहम तरीन नाम, जिसके अंदर एक प्राइवेट कंपनी जो जिसको कॉन्ट्रैक्ट नवाजा गया उसके चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम भी शामिल था। 29 जुलाई 2015 को होने वाली अप्रूव ये इंक्वायरी रिपोर्ट जो है, इसमें कहा गया जी कि इसमें जो जिस्ट ऑफ एलिगेशन लगाई गई वो कहा गया इट कॉज्ड द लॉस टू एक्सचेकर बाय एक्सटेंडिंग फेवर इन टेंडर ऑफ LNG टर्मिनल एंड पेमेंट्स अगेंस्ट LNG गैसिफिकेशन। अमाउंट इन्वॉल्व यानी कितनी रकम या कितना बड़ा हजम था इसका, ये भी आप अंदाजा इससे लगाएं, क्योंकि इस इंक्वायरी रिपोर्ट में, नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट में नैब ये लिखता है कि मिसयूज ऑफ अथॉरिटी इन award of LNG tender to ETPL by violating the PEPRA rules and relevant rules and law, huge loss of $2 billion approximately to national exchequer। $2 अरब का नुकसान कहा गया जी कि इस डील की वजह से नैब कराची की इस इन्वेस्टिगेशन, इस इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर बात सामने आई, कहा गया कि इससे नुकसान हुआ। और अगर स्पेसिफिकली मैं शाहिद हकान अब्बासी साहब का जिक्र कर दूं, इस रिपोर्ट में जो था नैब की रिपोर्ट में, कि शाहिद हकान अब्बासी मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज being minister played a vital role in award of tender to that company. He played a very active role as the minister in execution of the tender through ISGS instead of SNGPL and SSGC has been identified। उनका एक्टिव रोल था इस कॉन्ट्रैक्ट को नवाजने में, ये नैब की रिपोर्ट में कहा गया, और ये 29/7/2015 को इंक्वायरी ऑथराइज हुई नैब कराची की तरफ से। फिर शाहिद हकान अब्बासी साहब जो हैं उन पर इल्जामात ये नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट पे जब सामने आ गए बात, तो एक प्रोसीजर होता है नैब का कि 10 माह के अंदर कंप्लेन के बाद इंक्वायरी, और इंक्वायरी के बाद इन्वेस्टिगेशन, और फिर रेफरेंस बनता है। लेकिन ये इंक्वायरी जनाब, इसमें लिखा गया आखिर में कि मामला चेयरमैन नैब को भेजा जाए और चेयरमैन नैब से इसका अप्रूवल लिया जाए, क्योंकि इसमें हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज इन्वॉल्व हैं। लेकिन आगे एक बोर्ड मीटिंग आपके सामने वो डॉक्यूमेंट रखते चले जो बड़ा अहम डॉक्यूमेंट है, जिसमें इस केस को बंद कर दिया गया, इस केस को क्लोज कर दिया गया। जो बोर्ड मीटिंग हुई 29 तारीख को, ये दिसंबर 2016 में मीटिंग हुई, जिसके अंदर
अहम तरीन मीटिंग को जिसमें चेयर कर रहे थे उस वक्त के डीजी नैब सिंध कर्नल सिराज नईम, जो डीजी नैब कराची थे उस वक्त के। और इस रिपोर्ट के अंदर जिक्र हुआ इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का, जो मैंने अभी आपके सामने रखी है। इसमें बताया गया कि ये इल्जामात हैं शाहिदा खान अब्बासी साहब पर, ये इल्जामात हैं एक्स MD SSGC पर, जो एक निजी कंपनी है उसके CEO के ऊपर और उसके साथ दीगर अफराद के ऊपर। और ये अपेरेंटली लिखा गया जी कि ड्यूरिंग द इंक्वायरी प्रोसीडिंग इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड that management of ISGS and SSGCL in non-transparent matter basically selected the bidder in a non-transparent manner, यानी बिल्कुल गैर शफाफ तरीके से ये सब कुछ हुआ। लेकिन इसके आगे एक नोट आप देख सकते हैं जो इस पर हाईलाइट भी हमने किया हुआ है, जो DG का नोट है, और वो आप पढ़कर आप सुन के आप सोचेंगे कि क्या ये इस वक्त इस मुल्क में हो रहा था। जिस नैब की रिपोर्ट में $2 अरब के लॉस का कहा गया, उस नैब के जो डीजी ने ये लिखा रिपोर्ट के ऊपर कि आफ्टर एक्सटेंसिव डिस्कशन इट हैज बीन डिसाइडेड दैट इट इज एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट एंड एनी इंटरवेंशन बाय नैब एट दिस जंक्चर विल jeopardize द प्रोविजन ऑफ LNG from the project of public national importance. It is therefore decided the closure of at the case at our end. कि जी मुल्क को नुकसान हो जाएगा अगर LNG पे तहकीकात हुई। और $2 अरब का मामला जो नैब ने खुद उठाया था, यानी नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट में सामने आया था, इसको अगर आगे बढ़ाया गया तो इससे मुल्क का नुकसान होगा, क्योंकि LNG डील इस पर एक ऑनगोइंग डील है और इससे जेओपार्डाइज हो सकता है ये प्रोसेस, इसलिए इस इंक्वायरी को बंद कर दिया जाए। तो ये इस मुल्क का हाल हुआ, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर थे उस पर सिटिंग, और फिर ये नैब ने फैसला किया और उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बन गए इस मुल्क के, लेकिन उस वक्त ये केस रोका गया। अब ये केस दोबारा इंक्वायरी अप्रूव हुई है। तो कुछ अहम हकायक इस केस से मुंसलिक आज फिर से आपके सामने, क्योंकि ये मामला कोर्ट और आगे बहुत पीछे गया है, लेकिन लेटेस्ट जो मामला उठा है वो किस कंप्लेन पर उठा है, ये कंप्लेन आपको दिखाएंगे, और आगे मुंसलिक इसका सियासत पर असर क्या पड़ेगा। शाहिदा खान अब्बासी साहब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, बड़े अहम तरीन केस में नैब के शिकंजे में। इस ब्रेक के बाद होंगे बेनकाब मेरे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आपने सुना, आपने देखा कि एक इंक्वायरी जिसमें साबिक वजीर पेट्रोलियम शाहिदा खान अब्बासी साहब का और दीगर अफराद का नाम था, शुरू हुई बंद हुई, फिर दोबारा एक एप्लीकेशन 13/5/2018 को गई चेयरमैन नैब जो अब मौजूद है इनके पास, जो 29/7/2015 को खुली थी, 19 दिसंबर 2016 को बंद हुई, और 13/5/2018 यानी मई के अंदर फिर कंप्लेन एक और आई, और कल की प्रेस रिलीज के मुताबिक नैब की दोबारा इंक्वायरी ओपन हो चुकी है। तो अब शाहिदा खान अब्बासी साहब, ये मामला $2 बिलियन का है। ये शाहिदा खान अब्बासी साहब की जात नहीं, $2 बिलियन का मामला है, जो नैब की खुद रिपोर्ट कहती है। प्रोग्राम में मेरे साथ एक्सपर्ट है एनर्जी पर और LNG पर, बड़ा काम आपने किया जिसकी वजह से विक्टिमाइज खुद भी हुए। अरशद अब्बासी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पेशावर से मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं और अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज के लिहाज से भी हमें आगाह करेंगे। अरशद वोहरा साहब मौजूद हैं जो कि पाक सज़ीम पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, अब MNA के कैंडिडेट भी उनकी तरफ से, और ये जो इस मुल्क में हो रहा है एहतसाब के नाम पर, इस पर कितना ये मुतमईन है ये भी इनसे जानेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं दोनों शख्सियत का बहुत शुक्रिया। अब्बासी साहब, पहले आपसे पूछूंगा, मैंने कहा विक्टिमाइज भी हुए, अभी हमारी बात भी हो रही थी, लेकिन सर ये इससे पहले कि मैं आपके उस पर आऊं, ये हो क्या रहा है? ये केस शाहिदा खान अब्बासी पे खुलता है, बंद होता है, फिर खुलता है, आखिर ये क्या इसी तरह होता रहेगा? अब जो खुले अब कुछ होगा या क्या होगा इसका भी? देखिए, पहली बात है, जैसे आपने प्रोग्राम में इंटर में बताया कि पहले ये इंक्वायरी खुली थी 2015 में। इंक्वायरी क्या थी? पहले इस इंक्वायरी का एक पार्ट है, वो पार्ट ये था कि आपने जो LNG टर्मिनल लगाया रीगैसिफिकेशन का, आपने रेट क्या दी है, तो उस रेट में बड़ी सीरियस प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज हुई जो कि नैब कराची ने पॉइंट आउट की। लकीली वो चार्जशीट मेरे पास भी है, और उसमें जो रेट दे दिया हमने वो रीगैसिफिकेशन का पर MMBTU वो दिया 66 सेंट। अब जबकि गवर्नमेंट ने ओपन बिडिंग कराई है तो उसी का रेट आ गया 40। जब 40 सेंट एक यानी यूनिट को रीगैसिफाई करने का और एक 66, आप देखें कि 26 सेंट का फर्क ये कितना बनता है? 600 मिलियन MCF जो है ये डेली लेके आ रहे हैं। ये 2 बिलियन नहीं, इसकी कास्ट इससे भी कहीं ज्यादा है। अब दूसरी आपने जो बात की है, देखें सबसे पहले इसके पर आवाज, बल्कि मैंने 2 लेटर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को लिखे,
जो कि बड़े डिटेल टेक्निकल थे, जिसमें कंपैरिजन किया गया था कि देखें आप ये गैस लेके आ रहे हैं, इसकी बताएं प्राइसिंग क्या होगी, दुनिया में प्रिफेलिंग प्राइसेस ये आ रही हैं। और आप यकीन करें, जब मेरा पहला लेटर था वो फरवरी 2014 था। मैं अपने इस प्रोग्राम के जरिए आपको बताना चाहता हूं कि उस वक्त मैंने सबसे शायद पहले प्रेडिक्ट किया था कि देखें ये प्राइस जो है ऑयल की कम होगी। आप जो ये बेंच मार्क कर रहे हैं ब्रेंट के साथ, ये कम से कम ये देखिए इसकी रेशो क्या है, इन्होंने 13.3 पे किया, जबकि उस वक्त मैंने कहा था कि देखें ये निगोशिएट आपने नहीं करना, ये देखें इंटरनेशनल बेंचमार्क क्या है, आप इंडिया किस रेट से ला रहा है। लेकिन उस सारे को इग्नोर किया गया, G2G एग्रीमेंट किया गया और 15 साल के लिए। फिर उन्होंने कहा था कि देखें ये शेल के ऊपर मेरी एक कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट है जो कि एशिया की बेस्ट रिपोर्ट डिक्लेयर हुई। उसके बाद मुझे अमेरिकन ने बुलाया, मैंने वहां पे मार्शल शेल गैस पे काम किया। फिर आके लेटर लिखा कि प्राइम मिनिस्टर हमारे पास जो गैस है कम से कम 104 ट्रिलियन CF है, आप ये जो गैस लेके आ रहे हैं कतर से, देखिए हमारे अपने मुल्क में और यहाँ पे इंटरनेशनल कंपनीज ने बिडिंग भी देना चाहिए कि आपका एक पैसा नहीं लगेगा, आप हमें इसकी अनलॉक की सिर्फ एक परमिशन दे दें A4 पेज के ऊपर। लेकिन इन जालमों ने, देखिए मैं एक मैथमेटिशियन हूँ, एक यानी मैथ की बात कर रहा हूँ, काश मुस्लिम लीग नून का कोई बंदा सुन रहा हो, काश मियाँ साहब खुद सुन रहे हो। मियाँ नवाज शरीफ ने ये लेटर मेरा कैबिनेट में 2 दफ़ा डिस्कस किया, साथ उन्होंने जो ऑर्डर दिया कि यार इस बंदे को फिक्स करो। ठीक है, मुझे तो फिक्स किया गया, मेरे साथ तो जो 4 साल जो बीती वो तो ज़माना गुजर गया। लेकिन इस कौम के साथ जो अब आगे जो भयानक मजाक होने जा रहा है, क्या नैब ये पैसे रिकवर करेगी इनसे? एक बात जो LNG टर्मिनल पे जो एंगरों के दिया गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो गैस लेके आ रहे हैं क्या ये कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज होगा? अब इस गवर्नमेंट को, निगरान वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए कि जिस तरह इंडिया ने अपना प्राइस निगोशिएट किया है कतर के साथ, जब प्राइस नीचे आई क्या ये करेगी? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली देखिए इनकी प्रो मीडिया भी है, इनके साथ बड़े बड़े और भी लोग हैं, लेकिन ये एक मैथ है, सिंपल अर्थमेटिक है, जिस पर बड़ा क्लियरली बड़ी ओपन सामने लिखी हुई दीवार पे है जो चार्जशीट है। इस पे कोई बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो इसको करना पड़ेगा इनको, नैब को। 66 पैसे रीगैसिफिकेशन इन्होंने किया, 40 पैसे ओपन बिडिंग में आया। बताइए कितना % फर्क है? आप बच्चे को भी पता है, वो भी कहेगा 38%, यानी 38% रीगैसिफिकेशन में अभी जो चार्जशीट है ये जेब में गया है। हम पाकिस्तानी कौम ये मुतालबा करते हैं, या मैं ऐसे कहूंगा कि आप कोई काम ना करें, शायद किसी को सजा ना दें, ये पैसे जिस आपने कंट्रैक्टर को दिया है, जिसका रीगैसिफिकेशन का प्लान लगा है, उससे रिकवर करें। लेकिन ये अगर केस 5 साल चलेगा और फिर वही जो बात सुनते हैं, मैं इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए यहाँ से, क्योंकि $2 अरब की आपने जो बात की कि आपने कहा इतना नहीं है, ये जो कंप्लेन है मेरे सामने अरशद वोहरा साहब, इसमें $3.9 बिलियन जो 13 मई को आप कंप्लेन गई है, इन्होंने भी बड़े खतूत लिखे हैं चेयरमैन नैब को, जो जिस कंप्लेन पे आगे मामला बढ़ रहे हैं। 450 अरब रुपए, 450 बिलियन रुपीज। अब वोहरा साहब, यहाँ डैम के लिए 1000 अरब की बात हो रही है कि हमारे पास समय चाहिए होंगे, या कर्जे उतारने के लिए हम चंदे लें, या किस तरह की। 450 अरब रुपए ये एक्सचेकर को लॉस हुए मुबैना तौर पे, ये कंप्लेन में लिखा हुआ है जो इंक्वायरी बिठाई गई है। वोहरा साहब देखें, जिस तरीके से अभी अरशद साहब ने, इन्होंने अभी डिटेल सारी दी और इन्होंने जो बताया कि इसकी जब ओपन बिड की गई तो 40 सेंट पे बात गई 66 सेंट से, और ये जो डिफरेंस है, बदकिस्मती हमारे मुल्क की यही है कि सबसे पहला सवाल तो ये होता है कि जब एक इंक्वायरी खुली तो उसका नतीजा क्या निकला? क्या उस इंक्वायरी को बंद कर देना और फिर उसके बाद अब दोबारा खोलना? तो यही चीज़ें हैं जो आज हमारे मुल्क को 70 साल से पीछे ले गई हैं। ऑयल एंड गैस की जो मिनिस्ट्री है, ये आपकी पाकिस्तान की इकोनॉमी की बैकबोन होती है, इसके ऊपर मुल्क चल रहा होता है आपका। आप जब खरबों रुपए का जब बजट आप दे रहे होते हैं, तो उस वक्त आपकी तमाम डिपेंडेंसी जो है, उसमें सबसे मेजर रोल इन अखराजात का होता है, जिसमें पेट्रोल भी आ जाता है, जिसमें गैस भी आ जाती है, नेचुरल रिसोर्सेज आ जाते हैं। जब आप उसी में फिडल अराउंड करेंगे, देखें उसमें छोटा सा, जिसको कहते हैं ना कि आटे में नमक बराबर भी अगर आपने उसमें फिडल अराउंड किया, तो ये कौम को अरबों डॉलर का ही नुकसान देगा। क्योंकि मैंने कहा ना कि आपके मुल्क की आपके मुल्क की इकोनॉमी चली इस पे रही है। आपकी जो भी गवर्नमेंट हो, जब आप बजट दे रहे होते हैं, खरबों रुपए का बजट दे रहे होते हैं, बजट हमारे यहाँ जिस तरीके से पेश किया जाता है
बजट में कोई रोड मैप नहीं होता। बजट में एलोकेशन कर दी जाती है। एलोकेशन किस बेसिस पे की जाती है? आपने अगर गैस पे की है तो गैस की प्राइसेस को आपने जो है क्या आपने स्टडी किया है कि अगले 5 साल में ये गैस की प्राइसेस या पेट्रोल की प्राइसेस कहाँ जाएंगी? उसकी फ्लक्चुएशन होगी अगर, तो उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, तो उसको आप कहाँ ले जाएंगे? इसी तरीके से आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री भी आ जाती है। इसी तरीके से आपकी जो है पावर की मिनिस्ट्री है। आपकी ये जो चंद इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रियां हैं, पोर्ट्स एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्रीज इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि इसमें आपने जरा, जिसको मैं कह रहा था ना कि आप 0.001% भी इसमें अगर फिडल अराउंड कर दिया आपने, वो तो ये कौम का नुकसान है। वैसे एक बात पड़ी इसमें, एक अजीब सी बात ये है कि जब ये इंक्वायरी बंद हुई है जो 19 दिसंबर 2016 को, तो उसमें लिखा गया कि ये मामला जो है, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है एंड अगर इस जंक्चर पर नैब इसको जेपरडाइज करता है तो ये बेसिकली द एफर्ट्स ऑफ प्रोविजन ऑफ एलएनजी फ्रॉम द प्रोजेक्ट ऑफ पब्लिक नेशनल इंपॉर्टेंट इज देयरफॉर डिसाइडेड द क्लोजर ऑफ द इंक्वायरी। अब नेशनल इंटरेस्ट हुई, कौमी मफाद, सर ये इस तरह, अगर आप वजीर बन जाए कल, मिसाल के तौर पे कोई और वजीर बन जाए, तो उसके खिलाफ इसका मतलब इंक्वायरी नहीं होगी क्योंकि वो वजीर बन गए, और अगर कोई मामला ज्यादा बड़े हजम का है तो उससे मुल्क को नुकसान होगा, इसलिए इंक्वायरी बंद कर दी जाए। ये आपको कैसा लगता है? देखें, ये जिस तरीके से आपने अभी ये इसका कंक्लूजन बताया कि ये रिपोर्ट जो है बंद कर दी गई, कि इससे नेशनल एक्सचेकर को तो नुकसान हो चुका है। अब आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, हम इसलिए इसको बंद कर दें कि इसका इम्पैक्ट जो है वो एक्सपोर्ट करने वाले मुल्क का या हमारा जो ये डिपार्टमेंट बना हुआ है वो सफ़र करेगा। क्यों सफ़र करेगा भाई? जब अभी आपने मिसाल दी है इंडिया की कि इंडिया ने रीनेगोशिएट किया अपने टर्म्स को। जब इंडिया रीनेगोशिएट कर सकता है, पूरी दुनिया में कहीं पर भी कभी आपने कहीं कोई गलती कर दी हो, महंगे दाम पर अगर कोई चीज़ आपने ले ली हो, तो आप उसको कहीं तो जाके कर्टेल करेंगे ना। जब आपको पता चल जाएगा, जब आपको रियलाइज होगा कि हाँ ये जो है इससे कौम का नुकसान है, नेशनल एक्सचेकर का नुकसान है, तो आप उसको जो है डायरेक्शन को दुरुस्त कर सकते हैं। यहाँ डायरेक्शन को दुरुस्त करने के बजाय ये किया गया कि फाइल बंद कर दी गई, इस पर खामोश होकर बैठ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये फिर बात वही आ जाती है कि लोगों को दर्द नहीं है, दुख नहीं है। ये पैसा जो है, ये पैसा अवाम की अमानत होता है। अगर आज हमारे हुक्मरान ये समझ के बैठ जाएं कि वो किसी अमानत पे बैठे, अगर वो ये समझ के बैठ गए कि हम यहाँ पे बैठ गए, अब हम बादशाह हैं, हम शहनशाह हैं और जिस तरीके से हमारी मर्जी हमने रूल करना है, वो ये सोचते ही नहीं है। वो ये सोचते हैं कि जिस चीज़ पे मैं बैठा हूँ उस पर मेरा हक है। ऐसी ये हकीकत नहीं है। आप अवाम की अमानत पे बैठे हुए हैं और आप अमानत में खयानत कर रहे हैं। आपको दुनिया में तो हिसाब देना ही देना है, आपको अल्लाह के घर जाके भी इसका हिसाब देना है। और आपके पास मिसालें मौजूद हैं। देखें, अभी तक मुझे ये बताइए कि हमारे अभी एक सिंध के बलूचिस्तान के किसी ब्यूरोक्रेट को भी पकड़ा गया था, उसके घर से काफ़ी चीज़ें बरामद हुई। मतलब पब्लिक को पता चलना चाहिए ना क्या हुआ, उसका कंक्लूजन क्या हुआ। क्या वही प्री बार्गेन डील्स शुरू हो गई हैं या क्या है? आप जब तक किसी को अगर कन्विक्शन, या तो आप कह दें कि हमने ड्रामेबाजी की थी और हमने ये सारा जो है टीवी पे दिखाया था, ये सब सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को जो है अट्रैक्ट करने के लिए, और उसके बाद ये सब जो है डाइल्यूट ऑफ हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसके ऊपर जो है तेज तर अदालती कार्रवाई करें और उसको पनिश करें ताकि लोग, दूसरे लोगों तक ये मैसेज जाए। जब तक आप पनिश नहीं करेंगे तब तक ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। अच्छा अब्बास साहब, ये जो मामला है, अब इसमें आप जिस तरह कह रहे हैं $2 बिलियन नहीं, इस कंप्लेन के अंदर लिखा हुआ है इट्स अराउंड $3.9 बिलियन, और आप रिकवरी की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो अक्यूज्ड है, नैब की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में जो चार्जशीट आपके पास भी है, उसके अंदर जो नाम है उसमें सीईओ हैं ईटीपीएल के, उसमें एसएसजीसी के साबिक एमडी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के सेक्रेटरी हैं, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम जनाब शाहिद अकान अब्बासी साहब जो वज़ीर आज़म बने वो हैं। इन लोगों से रिकवरी हो ये सारी, यानी अब्बासी साहब, शाहिद अकान अब्बासी साहब से रिकवरी हो, इन लोगों से रिकवरी हो, किससे रिकवरी हुई है? देखिए, पहली तो बात है, मैं आपसे बल्कि सच बात करूंगा एज ए प्रोफेशनल आदमी। नैब के बंदे 2-3 आए थे, एक डायरेक्टर लेवल पे और एक शायद डिप्टी डीजी था, और सबसे पहले आके मुझे पूछा जी पहले आप ये बताइए एमएमबीटीयू क्या है। अब आप सुने कि जिस बंदे को नैब में बैठे उनको एमएमबीटीयू को नहीं पता, वो इन्वेस्टिगेट क्या करेंगे। टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी मैं नैब के चेयरमैन को कहूँगा कि सुने, ये हर चीज़ रेडीमेड तैयार है, 1 क्लिक अवे है, जिसमें हार्डली मेरे ख्याल में 24 घंटे लगते हैं, सब चीज़ को आर्टिकुलेट करके दे सकते हैं कि एक चीज दोबारा जब ओपन टेंडर हुआ तो 40 सेंट है, जैसे आपको भी पहले भी बताया, एक 66 है। बड़ी इजीली ये मैथ है कि 2 × 4 8, ये इस तरह का मैथ है।
ये इनसे आपने रिकवरी करनी है स्टेब्लिश करके। अनफॉर्चुनेटली हमें ये चार्जशीट परफेक्ट बनानी भी नहीं आती। जैसे आपने मेरी रिपोर्ट देखी ना, उसमें मैथमेटिकली एक एक चीज प्रूव है। SDPI एक ये हो गई, दूसरी होगी प्राइसिंग पे। सुनिए जरा प्राइसिंग क्या है कि देखिए ब्रेंट पे इन्होंने जो पहले की 13.3, अगर मैं भूल ना रहा हूं, जबकि बांग्लादेश ने की है वो 12 यानी 12.7 पे की है, और जब फिर इन्होंने ओपन टेंडरिंग की है वो भी 12.8 आई है। यानी कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा एक सिंपल बैठने की बात है 2 घंटे की, और जो एक्सेस ओवरहेड जो पैसे लिए हैं, देखें कोई भी नहीं चाहता कि इनको हथकड़ियां लगे, ये जेल पे जाएं या ये टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज आए, ये आए, वी वांट आवर मनी बैक, हम पैसे चाहते हैं। लेकिन जब ये बात आती है तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि शायद खकान अब्बासी साहब के जी बड़े रिलेशन हैं, इनका तल्लुक आर्मी फैमिली से है। तो मैं ये पूछूंगा, सच बात है, मेरे साथ जो होना था हो गया, जो कुछ हुआ है मैं बता नहीं सकता। अगर असद दुरानी के ऊपर, बुक किताब के ऊपर एक्शन आर्मी ले सकती है तो ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी का इशू है। सुनिए जरा, पूरी दुनिया में एनर्जी सिक्योरिटी सबसेट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, तो मैं कहूंगा कब तक जोगे रहोगे, इनसे जाग जाएं और इनसे पैसे वापस लें, क्योंकि जो इस ब्लैक मनी का हो रहा है वो भी इस्लामाबाद में सबको पता है, वो इवेंचुअली सबको पता है। तो ये कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। एक ब्रेक की तरफ जो इस बंदा इसको समझता है, प्रोफेशनल आपको बता सकता है। आई एग्री विद दिस। ये आप ब्रेक लेना है हमें, और मेरा मुताला भी यही है, और मेरे ख्याल से आयशा दोहरा साहब का भी यही होगा। लेकिन इस ब्रेक के बाद आके कुछ और अहम हकाइक, ये बड़ा अहम मामला है। आज आपके सामने सारे रिपोर्ट, सारे डॉक्यूमेंट्स, नैब के इन्वेस्टिगेशन, बोर्ड मीटिंग में क्या लिखा गया, ये भी बताएंगे आपको। लेकिन इस ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर अहम तरीन हकाइक बेनकाब हो रहे हैं। LNG डील के हवाले से नैब की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लिखा है जी कि शायद खकान अब्बासी साहब बतौर मिनिस्टर पेट्रोलियम उन्होंने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया इस टेंडर को अवार्ड करने में 15 साल के, जिसमें मनपसंद कंपनी को, जब नैब खुद कहती है इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और नाजायज इख्तियारात का इस्तेमाल हुआ जिसके जरिए ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया। इसमें एक्स सेक्रेटरी पेट्रोलियम आबिद सईद का जिक्र है कि ही बीइंग सेक्रेटरी प्लेड अ रोल, वाइटल रोल इन अवार्ड ऑफ दिस टेंडर। फिर उसके बाद MD इंटरस्टेट गैस सिस्टम और इसके साथ CEO जो हैं इस वक्त ETPL के, और इसके साथ एक्स MD SSGC ज़ुहैर सिद्दीकी साहब का नाम है। इस रिपोर्ट को रोका गया, दब गई इंक्वायरी जब दिसंबर 2016 में कहा गया जी कि ये प्रोसेस खराब हो जाएगा उसके बाद, और अब दोबारा से ये मामला उठ चुका है। वरा साहब, आप ये जो पूरे इस मामले से हम एक चीज का अंदाजा लगाते हैं कि जो एहतसाब का अमल है, जिस तरह आप कह रहे थे अभी कि कोई चीज मंतकी अंजाम एंड तक नहीं पहुंचती, लेकिन ये कितना जरूरी है? अभी जो बात अरशद अब्बासी साहब कह रहे हैं, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, आप खुद भी बता रहे थे इसका मैग्नीट्यूड है। कितना जरूरी है कि ये पैसा अब रिकवर हो इन लोगों से, ये फिर इलेक्शंस में खड़े होंगे, फिर वोट लेंगे, क्या पता फिर वजीर आजम बन जाए और ये मामला फिर दब जाए। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपका कि अभी तक हमारे यहाँ मिसाल नहीं मिलती कि किसी से रिकवरी हुई हो और किसी को जो है या तो कन्विक्ट किया गया हो और उसको जो है सज़ा हुई हो, तो ये मिसाल तो हमारे यहाँ मिलती नहीं। तो अब आवाम को ही चाहिए कि आवाम अपनी आंखें खोल लें, आवाम देख लें कि ये चीज़ें हुई हैं माजी में, इन लोगों ने ये करप्शन की है, इन लोगों के इन करप्शंस में नाम आए, तो कम से कम अगली दफ़ा जब वोट देने जाएं तो इन तमाम चीज़ों को अपने जहन में रखें। बेसिक ये जो नारे आजकल चले आ रहे हैं, एक पाकिस्तान में तारीखी तौर पर अगर आप देख लें तो कहीं रोटी कपड़ा मकान का नारा चल रहा है, कहीं जो है गरीब को हुकूक देने का नारा चल रहा है। अब इन नारों के ऊपर नहीं डिपेंड करना होगा, आवाम को ये देखना होगा कि रियलिस्टिकली कौन डिलीवर कर सकता है, किसने माजी में डिलीवर किया है, किसने माजी में डिलीवर नहीं किया, किन लोगों के चेहरे जो है वो मीडिया पर आए लेकिन उसके बावजूद उन्हें सजा नहीं हुई। तो अब ये सोच आवाम को अपने अंदर लानी पड़ेगी। बदकिस्मती से हमारे यहाँ हुआ ये है कि आवाम को जो है तालीम, जो कि एक बेसिक नेसेसिटी है, उससे महरूम किया गया। सिर्फ इसीलिए महरूम किया गया कि अगर गरीब का बच्चा पढ़ लिख लेगा, उसमें अकल शऊर आ जाएगी, तो वो फिर कल को हमें वोट नहीं देगा, क्योंकि उसे हमारे करतूत पता होंगे।
तो ये हमारे मुल्क में जब तक हम अपनी बेसिक रिफॉर्म्स ऑन एजुकेशन नहीं लेकर आएंगे, जो भी गवर्नमेंट आए सिंसियरिटी से अगर उसने एजुकेशन पे काम नहीं किया, पढ़े लिखे लोग ऊपर नहीं आएंगे, आने वाली नस्ल पढ़ी लिखी नहीं होगी, तो फिर ये सिलसिला चलता रहेगा और जो है अमीर अमीर तर होता चला जाएगा और गरीब गरीब तर होता चला जाएगा। ये बड़े अहम मामला है। लेकिन अरशद अब्बासी साहब, ये तो एक है केस जो सामने आ चुका है। सर, एक मामला मैंने सुना है जी रिसेंटली के जाते जाते भी कुछ फर्टिलाइजर के हवाले से कुछ अहम फैसले हुए हैं जो ईसीसी या शायद हकान अब्बासी साहब ने लास्टली मंजूर कराए, उसका भी बड़ा कोई किसी को फायदा पहुंचाया गया, क्या हुआ है? कुछ हुआ है ऐसा? इस्लामाबाद में क्या खबर है अब्बासी साहब? देखिए, एक बात तो बड़े क्लियर है कि इस्लामाबाद में जितनी जो ट्रैफिक थी प्राइम मिनिस्टर हाउस की, वो शायद मेरे ख्याल में इतनी ओवर क्राउडेड नहीं थी जितनी इस दफ़ा थी। और सीधी बात है, ज़्यादा फ़्लाइट्स तो कराची से आ रही थी। और एक और बात, जो भी फैसले आखिरी दिनों में हुए हैं, मैं तो टेक्निकली बात करूंगा कि वो फाइलें वहाँ मौजूद हैं, अगर फाइलें प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने ज़ाया नहीं की। आप एक एक फाइल की स्क्रूटनी करें, और ये अगेन जैसे मैंने कहा कि कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि एक बात बड़े क्लियर है, अगर आप आज मैं आपके चैनल के सामने बड़े दुखी दिल के साथ रोते हुए एक बात कहूँगा कि मियाँ साहब जब कहते हैं ना जी मेरे ऊपर कोई एक पैसे की करप्शन साबित नहीं हुई, तो पूछे नहीं कहें कि क्या आपने दिल पे हाथ रख के कहेंगे कि आपने कैबिनेट में मेरा लेटर 2 दफ़ा डिस्कस किया या नहीं किया, आपने रिपोर्ट डिस्कस की या नहीं की, फिर आपने ये नहीं कहा इसको फिक्स करो, इसका मुंह बंद करो, इसका सर उठाओ। देखें, करप्शन इस तरह की होती है सिस्टमेटिक। और फिर जैसे मैंने पहले कहा कि ये कोई मुश्किल काम नहीं, 48 घंटे के अंदर ये करप्शन कंसोलिडेटेड होकर इनसे रिकवरी हो सकती है, बजाय कि आप फ्लॉड बनाए चार्जशीट, फिर 5-10 साल उधर गुजरते रहें। इसी तरह जो आपने बात की है कि जितने भी जो डिसीजन आखिरी दिनों में हुए हैं, स्पेशली गैस के फील्ड में और स्पेशली जो पीएसओ के मामलात में हुए हैं, वो कभी भी मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं हुए। अगर ये बेहतरी का फैसला हुआ होता तो मैं पेशावर में बैठा हूं। आपको मैं एक और बात बता दूं, इस पाकिस्तान में इतना ऑयल और गैस है कि 4 साल के अंदर हम सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। और मैं नहीं, बल्कि यहाँ के पाकिस्तान का जो गुरु है, उसका नाम रईउद्दीन है, वो राइटिंग में दे चुका हुआ है। और कितनी फाइलें पड़ी थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में कि क्वार्ट रीजन में इनको इजाज़त देनी थी कि आएँ आप यहाँ से ऑयल एंड गैस निकालें। प्राइम मिनिस्टर ने वो फाइलें नहीं की, शायद खजाना अब्बासी ने, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ नहीं थी। उसमें पाकिस्तान में ऑयल की प्रोडक्शन बननी थी, गैस की प्रोडक्शन बननी थी। हम शायद ये जो RLNG की जो स्टेशन है रीगैसिफाई, इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी थी, ना हमें कतर से गैस चाहिए थी, वो नहीं हुए। देखिए, ये बात कर रहा हूँ, ये फाइल वहीं की वहीं पड़ी रही। ये लोग सब वहाँ बैठे रहे, हम भी बैठे रहे कि कब एक इजाज़त देंगे, परमिशन देंगे। 4 साल में पाकिस्तान में किसी भी ऑयल की कंपनी को, गैस की कंपनी यहाँ से छोड़ के गई है, उनको डोमेस्टिकली इजाज़त नहीं दी गई। क्या इससे बड़ी कोई चार्जशीट है? ये तो ऑन रिकॉर्ड पे बात है। उसके बजाय यहाँ पे जो कुएं तेल के और गैस के बंद किए गए, उसका भी रिकॉर्ड मौजूद है। ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा, मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, ना मेरा ताल्लुक किसी मीडिया से है। ये चार्जशीट्स नहीं है, ये काम नहीं हुए, काम वही हुए जो कि अपने इंटरेस्ट के हुए। मैं फिर आपको एक बात कहूँगा, देखिए, अगर तो चीफ जस्टिस सीरियस हैं और अगर पाकिस्तान आर्मी सीरियस है कि वाकई पाकिस्तान की सस्टेनेबिलिटी चाहते हैं, तो अगर ये USSR वाला मॉडल नहीं चाहते कि पाकिस्तान इकनॉमिकली कोलैप्स ना हो, 4 साल में ये पाकिस्तान सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है ऑयल में, गैस में, और हम $15 बिलियन बचा सकते हैं, पाकिस्तान के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं जैसे दे सकते थे। इस शायद खजाना अब्बासी साहब को बार बार कहा कि देखो, जब डोमेस्टिक गैस और ऑयल अंडरलॉक करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। ये तो तुम कतरियों की मेहनत कर रहे हो। तो देखिए, मैं एक बात जरूर कहूँगा कि शायद जिस उम्मीद पे इन्होंने किया था, वो आखिर में वो कतरी शहजादा भी इनके काम नहीं आया। तो मेरे ख्याल में वो कहते फंसे बुरे फंसे। लेकिन क्या इस बात को नैब, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ और मैं चैलेंज कर रहा हूँ इनको कि नैब देखें ये बना सकते हैं चार्जशीट। अच्छा नहीं, आप नैब की बात जो कर रहे हैं ना, बस एक चीज मुझे बता दें, चार्जशीट बनाते हैं। नैब की जो बात आप कर रहे हैं, उसमें रिसेंटली जो MD PSO हैं, जिनका नाम इस रिपोर्ट में भी है, तो वो उनको ECL में डालने की बात सामने आई थी नैब की तरफ से। अब ये कितना इंपॉर्टेंट बात है कि फिर उसके बाद अभी इंक्वायरी अप्रूव हुई है, तो आपको लग रहा है कि नैब अपना जो काम कर रहा है, जिस तरीके से चल रहा है, जो पिछले नए चेयरमैन आने के बाद से,
वो बड़ा अच्छी टैक्टिक्स के साथ चल रहे हैं केस को आगे ले जाने के लिए, यानी आपको जो शुरू में उनके स्टेप्स हैं वो कितने उम्मीद अफजा, कितने आपको लग रहे हैं तसल्ली बख्श हैं? साहब नहीं, ये बात आपकी ठीक है। मैं ये बात कहूँगा कि कहाँ पहले वाला नैब जिसने इंक्वायरी शेल्फ की और अभी इन्होंने बड़ा टेक्निकली काम किया कि जिस तरह चेयरमैन PSO जो कि मेन कैरेक्टर है, कैरेक्टर का मतलब ये है कि जिसने ये सारा काम प्रोसेस कराया और जिसको पाकिस्तान में देखिए इसकी सैलरी 85 लाख पर मंथ, यानी अंदाज़ा करें आए एक आदमी को पाकिस्तान में 85 लाख, जबकि वो 85 लाख दे के उससे उल्टा काम करवा रहे हैं। तो ये काम इन्होंने एक लिहाज से अच्छा किया कि उसको पहले एक और चीज़ में एंगेज किया, एंगेज करने के बाद उसको ECL में रखा और अब जो है अब शायद जब केस ओपन हो गया तो मेरे ख्याल में अब वो बाहर नहीं जा सकेंगे। लेकिन देखिए ये एक और बात है, ये तो वो डिटेल्स हैं जी। मैं और आप और जैसे आपके साथ जो गेस्ट बैठे हुए पूरी पाकिस्तान, मैं कहता हूँ इस पर रेफरेंडम कराएं, मनी बैक, जिस तरह सऊदी मॉडल उस शहजादे ने किया कि भाई पैसे वापस दे दो, दैट्स ऑल। आप पैसे दें विद इंटरेस्ट के साथ। ये देखें जी, आप जेल में लेके जाएंगे फिर हमारे पाकिस्तान के खर्चे में। आप पैसे रिकवरी कब करते हैं, कितनी तेजी से लाते हैं, ये इशू ये है, असल चैलेंज ये है। केस बन गया, ये 5 साल जेल में चले गए, 10 साल चले गए। देखिए ये बताऊं, आजकल ये इंडस्ट्री होगी, लोग तो ये कहते हैं कि चलो जी बाहर गवर्नमेंट के में ये हो रहा है इस्लामाबाद में, कहते हैं 5 साल जेल में चलेंगे, वापस आएंगे तो क्या हुआ, यही कहेंगे ना सऊदीया चले गए थे या अफ्रीका या यूरोप चले गए थे। नहीं, ये सोच प्रिवेल कर रही है, दिस इज वेरी सीरियस। ये जो आप बात करें रिकवरी वाली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अरशद वोरा साहब, ये एक बात इसके साथ जोड़कर बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये जो दौरान केयर टेकर सेटअप है, ये सफाई वाली बात, ये रिकवरी वाली बात, इस तरह के कितने केसेस हैं और फिर ये लोग दोबारा 40 दिन बाद फिर MNA बन जाएंगे अपने अपने हलकों से। तो क्या आप नहीं समझते वोरा साहब कि ये वक्त है कि इस वक्त ये सफाई हो और इनको जो है जो पैसे रिकवर करने करे जाए इन लोगों से? अरशद वोरा साहब देखें, ये जो अभी आपने बीच में पढ़ा होगा कि तकरीबन लेट 90s की बात है, जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने 55 अरब रुपए जो है वो बिजनेस कम्युनिटी के कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट को, कुछ एग्रीकल्चरिस्ट को लोन दिए थे और वो सारे के सारे डिफॉल्टर हो गए और उसके बाद बैंकरप्सी डिक्लेयर हो गई और उनके कर्जे माफ हो गए। आज अगर आप देखें तो उस लिस्ट को अगर आप गौर से पढ़ें तो उसमें से बहुत सारे ऐसे बिलियनियर्स हैं जो कि आपके असेंबली में बैठे हुए हैं, नेशनल असेंबली में भी बैठे हुए हैं, प्रोविंशियल असेंबलीज में भी बैठे हुए हैं। ये वही बिजनेसमैन हैं जिनको के आपने 55 अरब रुपए 90s में दिए थे, एज ए लोन दिए थे और उन्होंने बैंकरप्सी डिक्लेयर की और आज वो अरबों रुपए के मालिक होकर बैठे हुए हैं। ऐसी कौन सी बैंकरप्सी थी, और अगर बैंकरप्सी थी तो उनके केसेस क्यों बंद किए गए थे? आज उन कंपनी से वो पैसा वापस सूद के साथ क्यों नहीं लिया जाता? सूद के जो उन्हें देखें, वो तो अपनी जगह खड़े हुए हैं ना, पैसा फिर वही कौम का पैसा चला गया। आप अभी जिस तरह अरशद अब्बासी साहब ने कहा था कि ऑयल एंड गैस में, न सिर्फ ऑयल एंड गैस में, हमारा मुल्क जो है, हमारा मुल्क एग्रीकल्चर में अगर आप देखें तो एग्रो बेस्ड, हमारे यहाँ जो फल है, जो सब्जियां हैं, जो गेहूं है, हमारे यहाँ कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे यहाँ नहीं होती, जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद नहीं दे सकती? हमारे पास जो है ऑयल एंड गैस में, जिस तरीके से उन्होंने बात की, हमारे पास मिनरल्स में आ जाए, हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन जिस चीज की कमी है वो लीडरशिप की कमी है, सिंसियर लीडरशिप की कमी है। ये सवाल के केयर टेकर सेटअप के दौरान सफाई हो और ये तमाम पैसा नामुमकिन है, नामुमकिन है। 2-3 माह बढ़ जाए और ये हो जाए, इस तरह की बातें 6 माह बढ़ा लें, 6 माह बढ़ा लें, ये पॉसिबल इसलिए नहीं है, ये फिर MNA बन जाए, फिर ये केस बंद हो इनका मैंडेट नहीं है। ये तभी मैंने भी आपसे कहा था ना कि अब आवाम को सोचना है। कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, सिर्फ आवाम को, जिन लोगों ने माजी में धोखा दिया है इस मुल्क को, जिन लोगों ने माजी में इस मुल्क को लूटा है, जिन लोगों ने माजी में इस मुल्क की आवाम का पैसा लूटा है। देखें, पैसा जो है, मुल्क का पैसा कोई पैसा नहीं है, ये टोटल कौम की अमानत है। जिन लोगों ने इस कौम की अमानत में खयानत की है, आइंदा उनकी तरफ देखें भी नहीं और उन्हें वोट भी ना दें। नए लोगों को लेकर आए, नए लोगों को आजमाएं, नए लोग अगर सही नहीं उतरते अगली दफा उनको भी। लेकिन मैं फिर अपनी बात को रिपीट करूंगा कि एजुकेशन इज मस्ट। हमारी कौम को, हमारे तमाम गांव में, देहातों में, हर जगह, हर शहरी को अपने बच्चों को जो है स्कूल भेजना लाजिम करें, ताकि जो है बच्चा पढ़ लिख कर जब बड़ा हो तो उससे कम से कम इतना अकल शऊर हो कि उसे पता हो सही और गलत का फैसला कर सके। ठीक है, ये अवाम एहतसाब करे वोट के जरिए। लेकिन ये सारे जो कागजात हैं आपके सामने जो आज रखे हैं, ये सारी मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग्स, नैब की, किस तरह केस बंद हुआ शाहिदा खान अब्बासी साहब के खिलाफ, किस तरह केस खुला, फिर किस तरह दोबारा केस खुला, और अब ये मामला कितने हजम का है, क्योंकि एक कंप्लेन लेटर के मुताबिक इट्स अबाउट $3.9 बिलियन, दैट इज 450 बिलियन, 450 अरब रुपए।
अब ये बड़ा अहम मामला है और हम उम्मीद करते हैं आज इसको उठाया इस प्रोग्राम में तो इस मंतक के अंजाम में पहुंचाया जाए। लेकिन एक बड़ी अहम बात है जो लास्ट में जो हमने उठाया है सवाल, क्या आखिरी दिनों में जो फैसले हुए हैं तो वो अभी अब्बास साहब ने कहा कि फाइलें मौजूद हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास, वो अभी कोई जलाई नहीं गई हैं ना, जैसे एलडीए में आग लग जाती है, तो फाइलें हैं तो उनका भी देखा जाएगा किस तरह क्या हो रहा है उनके साथ। वो फीडबैक फेसबुक, ईमेल, ट्विटर देखते रहेगा।